हेलो स्टूडेंट। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इंडियन पॉलिटी का, जो है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप पार्ट 2 में आता है। पार्ट 1 में हमने बात करी थी यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की। पार्ट 2 में है सिटीजनशिप की बात करेंगे। ये आर्टिकल 5 to 11 आपके अंदर आता है। इससे पहले आपने जब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करी थी, पार्ट 1 पढ़ा था, तो उसमें हमने आर्टिकल 1 to 4 डिस्कस करे थे। आज हम आर्टिकल 5 to 11 डिस्कस करेंगे। इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से इंडियन की सिटीजनशिप मिलती है और किस तरह से इंडियन की सिटीजनशिप चले जाती है। तो आज हम इस चीज़ में बात करेंगे। इस टॉपिक में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा, कहाँ कहाँ पे क्या कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है कि सिटीजनशिप जो आता है वो पार्ट 2 के अंदर आता है और आर्टिकल 5 to 11 इसके अंदर कवर होते हैं। नेक्स्ट चीज़ आप समझो, पीपल ऑफ इंडिया की अगर जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या आता है। पहले तो एक सिटीजन्स आते हैं। सिटीजन्स तो आप नॉर्मली समझ रहे होगे। नीचे देखो प्रेसिडेंट बनाया, प्रेसिडेंट के नीचे लिखा है इंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। जो सारे पॉलिटिकल और सिविल राइट क्या करेंगे, इंजॉय करेंगे। फिर आते हैं एलियंस। एलियंस के अंदर हमारे आते हैं दो टाइप के एलियंस आते हैं, ठीक है। एलियंस यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं होता कि अलग प्लैनेट से आए। जब हम कोई फॉरनर लैंड से भी आ रहा होता है, अलग डिफरेंट कंट्री से भी आ रहा होता है, उसे भी हम एलियन कहते हैं। तो एलियन में आपको दो डिफाइन करेंगे यहाँ पे। एक है फ्रेंडली एलियंस, एक है एनिमी। फ्रेंडली वो होते हैं जिनके साथ हमारे क्या है, कॉर्डियल रिलेशन है। कॉर्डियल रिलेशन मतलब जिसके यहाँ हमारे फ्रेंडली रिलेशन है विथ इंडिया। जो ऐसी कंट्री है जिसके साथ हमारे क्या होंगे, अच्छे रिलेशन होंगे, उसको हम कहेंगे फ्रेंडली एलियंस। और एनिमी एलियंस हम किसको कहेंगे, जिनके साथ हमारे क्या है, एट वॉर विथ इंडिया। जो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ क्या होंगे, वॉर कंडीशन पे खड़े होंगे। जैसे आप कह सकते हो पाकिस्तान कह सकते हो, आप चाइना कह सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों की हम बात करेंगे। बांग्लादेश भी कह सकते हैं आप। तो आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि फ्रेंडली एलियंस कौन होंगे और एनिमी एलियंस क्यों कौन से होंगे। क्योंकि यहाँ पे ये डिफाइन इसलिए करते हैं, जब हम अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं ना, तो हम कुछ जैसे हम इंजॉय कर रहे हैं सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स, तो हम फ्रेंडली एलियंस जो है उनको थोड़ा ज़्यादा अधिकार देते हैं कंपेयर टू एनिमी एलियंस से, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। बाद में आप जाके पढ़ोगे आर्टिकल 22 के बारे में, उसी चीज़ से डिफ्रेंशिएट करते हैं अलग अलग, ठीक है। तो आगे हम आते हैं। जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो हमने उस वक्त कैसे डिवाइड किया था, ये चीज़ें देख लो। आर्टिकल 5 to 8 जो बात करता था आपकी लॉ ऑफ सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय लॉ ऑफ सिटीजनशिप क्या क्या थे उनकी बात करता है 5 to 8। आर्टिकल 9 करता है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन वॉलेंट्री एक्वायरिंग फॉरेन सिटीजनशिप। ये टर्मिनेशन की बात करता है, तुम्हारी सिटीजनशिप कैसे हटेगी उसकी बात करता है। जब आप वॉलेंट्री एक्वायर करते हो, जब आप क्या करते हो, खुद से एक्वायर करते हो दूसरी देश फॉरेन कंट्री की, क्या करते हैं, सिटीजनशिप अप्लाई कर लेते हो। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप हो, आपने अमेरिका के लिए अप्लाई किया सिटीजनशिप के लिए और वहाँ की आपको सिटीजनशिप मिल गई। इसका मतलब क्या होगा, इंडिया की सिटीजनशिप अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगी, अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। तो उसकी बात आर्टिकल 9 करता है। इस चीज़ को हम ब्रीफली नीचे पढ़ते रहेंगे अभी डिटेल में। आर्टिकल 10 की हम बात करते हैं, तो उसमें क्या है, कंटिन्यू सिटीजनशिप थ्रू। ये इसके अंदर कंप्लीटली बताया जाएगा कि क्या क्या आपकी सिटीजनशिप किस किस के तहत आपको मिलती है। और आर्टिकल 11 आप बात करेगा पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ इन सिटीजनशिप। तो यहाँ पे यह बात हमेशा याद रखना कि सिटीजनशिप से लॉ अगर कोई रिलेटेड अगर कोई लॉ बनाना है तो वो किसके हाथ में होता है, पार्लियामेंट के हाथ में होता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें डिसीजन लेती है, पार्लियामेंट उसमें डिसीजन लेती है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाने में, ना कि स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये चीज़ को याद रखना क्योंकि सिटीजनशिप क्या है, हमारी सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। हमारे देश के अंदर होती है सिंगल सिटीजनशिप। इस चीज़ को मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे हर स्टेट की अपनी अपनी सिटीजनशिप तो नहीं है ना, आप सिर्फ कहलाते हो इंडियंस। तो क्या है, इंडिया के अंदर क्या है, सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। तो सिंगल सिटीजनशिप को कौन हैंडल करेगा, पार्लियामेंट हैंडल करेगी अगर कोई रिलेटेड लॉ बनाना है तो। आगे आओ, आगे अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर आर्टिकल टू आर्टिकल पकड़ के बात करेंगे कि हर आर्टिकल के अंदर लिखा किया गया है। इनकी डेट्स में ज़्यादा अंदर डेप्थ में जाने की कोशिश मत करना है, क्योंकि ये डेट आपको बहुत उलझा देंगी। क्योंकि ये डेटें ऐसी होती है ना, इसमें वो चेंज होती रहती हैं, इसलिए आप इन चीज़ों को भूल के आप सिर्फ इतना समझो कि चीज़ में हर आर्टिकल में कहा क्या गया था, ठीक है। यहाँ पे देखो आर्टिकल 5 बात करता है सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था
उस समय आर्टिकल 5 क्या कहता था, यहाँ पे आपको पिक्चर से समझाया गया है कि ओए मैं भारत में ही पैदा हुआ हूँ, ठीक है, ये चीज़ बता रहा है कि मैं भारत में ही पैदा हुआ हूँ करके, ठीक है। तो आप इनके आर्टिकल में आओ, आर्टिकल में लिखा गया है दिस आर्टिकल टेल्स हु विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये बताता है कि कौन इंडिया का सिटीजन होगा एज ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है, हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पे बात करी गई थी कौन इंडिया का सिटीजनशिप होगा, पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया एंड ऑल्सो फुलफिल वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, जिस पर्सन के पास क्या होगा, यहाँ का प्रमाण पत्र होगा, और जो नीचे 3 कंडीशन दिए हैं उन कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फॉलो कर रहा होगा। पहली कंडीशन क्या है, हु वॉज बॉर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो इंडिया की टेरिटरी में पैदा हुआ होगा। सेकेंड पॉइंट है हुज पेरेंट्स आर बॉर्न इन इंडिया, जिसके माता पिता इंडिया के अंदर पैदा हुए होंगे। तीसरी कंडीशन है इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर आप कर रहे हो तो इसमें क्या होगा, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी थी, ठीक है। तीसरी कंडीशन थी हु हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंसमेंट लागू होने के टाइम पे से 5 साल पहले तक अगर वो रह रहा था इस देश के अंदर, 5 साल पहले से रह रहा था इस देश के अंदर, तो क्या माना जाएगा, सिटीजनशिप माना जाएगा। आर्टिकल 5 के अंदर हमने ये डिफाइन किया था कौन सिटीजन है हमारी कंट्री का। देखो हमने जब सबसे पहले पार्ट ए की बात करी थी, हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करी थी, हमने डिफाइन किया था नाम क्या है, राज्य कैसे डिफाइन होंगे, इन चीज़ों की बात कर रहे थे। अब हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं कि हमारी सिटीजनशिप कैसी होगी, कैसे लोगों को बताया जाएगी कि इंडिया के हैं कि नहीं है, ठीक है। उस चीज़ के लिए हमने पार्ट 2 पढ़ा। पार्ट 2 के अंदर क्या चल रहा है, सिटीजनशिप हमारा चल रहा है, जो आर्टिकल 5 to 11 चल रहा है। अब आर्टिकल 6 देखो, सिटीजनशिप ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ पीपल हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से कहाँ है, इंडिया है, उनकी बात करी गई है। पिक्चर के थ्रू आप समझो, तेरे वास्ते मैं पाकिस्तान से भारत आया, ठीक है, वो उसके वास्ते पाकिस्तान से कहाँ रखा, भारत आ रखा है, इस टाइप से पिक्चर में बताया गया। तो आप समझो कि उसको सिटीजनशिप किस कंडीशन में मिलेगी, दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिपेंडेंट आफ्टर इंडिपेंडेंट, जो क्या हुआ, जिन्होंने माइग्रेट किया इंडिपेंडेंट के बाद, हमारे देश आज़ाद होने के बाद, बट बिफोर 19 जुलाई 1948। हमारा देश आज़ाद हुआ था कब, 15 अगस्त 1947। अब 15 अगस्त 1947 के बाद किसी ने अगर माइग्रेट किया होगा, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो यहाँ पहुँच गया है, ठीक है, विल ऑटोमेटिकली बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये क्या कंडीशन रख दी थी, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो हमारे यहाँ देश में पहुँच गया है, माइग्रेट होकर वहाँ से पाकिस्तान से आके इधर आ गया है, तो कहाँ क्या माना जाएगा, इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। बट दोज हु माइग्रेटेड आफ्टर 19 जुलाई 1948, लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए, विल हैव टू टेक देयर परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी टू बिकेम सिटीजन, तो उनको क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी हमारा देश का सिटीजन बनने के लिए। तो ये आर्टिकल 6 के अंदर बात करी गई थी। तीसरा पॉइंट आप देखो, द लॉ इज़ एप्लीकेबल टिल जनवरी 1950। और ये लॉ, नहीं तो आप तो ऐसा कह दोगे कि कोई आज भी आ रहा है, ठीक है, वो भी कहेगा कि मैं माइग्रेटेड हुआ हूँ 19 जुलाई 1948 के बाद, तो मुझे भी सिटीजनशिप दो। ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल टिल जनवरी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 तक ये लॉ लागू था। अगर सपोज करो कोई 19 जुलाई 1948 के बाद आता है और 26 जुलाई से पहले, 26 जनवरी से पहले पहुंच जाता है, तभी उसके लिए लागू था। उसके बाद अगर पहुंचता है तो ये लागू नहीं था, क्योंकि उसके बाद क्या होगा ना, हमारा खुद का गणतंत्र, हमारा खुद का क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो गया था, हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था और वो लागू भी हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है दिस लॉ इज एप्लीकेबल टिल जनवरी 26 1950, ओनली देयर आफ्टर द सिटीजन वॉज कमेंस अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो ये क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, नहीं माना जाएगा। उससे पहले अगर कोई आ गया है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, अथॉरिटी के द्वारा देंगे। आर्टिकल 7 की बात करते हैं। देखो अब यहाँ पे समझना बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे ध्यान से समझना, राइट ऑफ सिटीजनशिप टू सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, ठीक है, सर्टेन माइग्रेंट्स की बात करिए जो पाकिस्तान से आए थे। अब समझना इसमें, पीपल हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान टेरिटरी फ्रॉम इंडिया आफ्टर 1 मार्च 1947 बट लेटर रिटर्न टू इंडिया। ये उन लोगों की बात कर रहा है जिन्होंने क्या किया, पहले वो क्या करा, उन्होंने यहाँ से इंडिया से पाकिस्तान गए, फिर वो क्या हुआ है, दोबारा
इंडिया वापस आ गए, तो इनकी बात करी गई थी यहाँ पे। तो इन्होंने कहा पीपल हु माइग्रेटेड पाकिस्तान टेरिटरी, जो पाकिस्तान की टेरिटरी में गए फ्रॉम इंडिया, इंडिया से आफ्टर 1 मार्च 1947, ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद गए, लेकिन फिर वापस आ गए इंडिया में। तो उनके बारे में कहा है हैड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ प्रिसीडिंग द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। तो उन्होंने क्या करना पड़ेगा, जब वो वापस आए तो उसके बाद उन्हें कम से कम 6 महीने यहाँ रहना पड़ेगा एप्लीकेशन लगाने के बाद, तो उनको फिर सिटीजनशिप हम मान देंगे। क्योंकि उस वक्त चीज़ें इतनी सिंपल इसलिए रखी गई थी क्योंकि उस वक्त तो लोग ऑलरेडी डिस्टर्ब थे कि वो कहाँ रहना चाहते हैं, उनको खुद ही नहीं पता था। तो चीज़ें ऐसी होती, कईयों की ऐसा होता है कि ज़मीन वहाँ ज़्यादा थी, कईयों का ज़मीन दोनों साइड थी ना, तो उनके लिए दिक्कत आ रही थी। तो उन लोगों के लिए तब उस वक्त प्रावधान भी सिंपल सिंपल रखे गए थे, आओ तुम वापस आ सकते हो जो दोबारा आ जा हो। तो उनके लिए क्या कहा था कि 6 महीने तुम यहाँ रहो, एप्लीकेशन लगा दो और 6 महीने यहाँ रहोगे तो तुम्हें फिर सिटीजनशिप मिल जाएगी। पहले सिंपल सिंपल रूल्स हो रहे थे, फिर बाद बाद में धीरे धीरे इन्हीं चीज़ को हम टफनेस बनाते रहेंगे। और बोला है दिस लॉ इज एप्लीकेबल टिल जनवरी 26 1950, लेकिन ये लॉ कब तक एप्लीकेबल होगा, 26 जनवरी 1950। अगर हम ये चीज़ नहीं लिखेंगे कि कब तक एप्लीकेबल होगा ना, तो आज की डेट में भी कोई कहेगा कि मैं तो पाकिस्तान गया था, अब मैं वापस आ गया हूँ। अब पाकिस्तान वाले ऐसे कहेंगे हम तो पाकिस्तान गए थे, इंडिया के थे, हम वापस आ गए, अब हमको 6 महीने हम यहाँ रहते हैं और हमको सिटीजनशिप दे दो, ठीक है। तो हम कहेंगे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये चीज़ लॉ कब तक एप्लीकेबल था, 26 जनवरी 1950 तक। ओनली देयर आफ्टर सिटीजनशिप वॉज कमेंसमेंट अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। उसके बाद क्या होता, हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 लागू हो गया था, तो इसके लिए हम इन चीज़ों को नहीं मानते, ठीक है। आर्टिकल 8 की बात करते हैं तो सिटीजनशिप राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ पे लिखा है कि आर्टिकल 8 बोलता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। कोई ऐसे लोग हैं जो बाहर रह रहे थे, ठीक है। अब उनमें देखो डायग्राम से आप समझो, कम बैक टू इंडिया बिकॉज इंडिया इज़ फ्री। हम कह रहे हैं कि अब इंडिया में वापस जाओ क्योंकि इंडिया क्या हो गया है, फ्री हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, पॉइंट नंबर्स आप समझना, इफ़ देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वेर बॉर्न इन इंडिया, किसी के पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स अगर इंडिया में पैदा हुए हैं, कुड इनरोल टू द इंडियन एम्बेसी, और उन्होंने इंडियन एम्बेसी में वहाँ इनरोल किया है इन दैट कंट्री एज इंडियन सिटीजन, ठीक है। और वो इंडियन सिटीजन की तरह उन्होंने क्या किया था, जिस भी कंट्री में वो रह रहे हैं वहाँ उन्होंने इनरोल किया है एज अ इंडियन सिटीजन। जैसे आप अमेरिका जा गए, किसी के पेरेंट्स चले होंगे या किसी के ग्रैंड पेरेंट्स अगर अमेरिका चले गए हैं, तो उन्हें इनरोल तो किया होगा ना कि हम इंडियन एम्बेसी में कि हम इंडिया के सदस्य हैं। तो उनको क्या, उनकी बात करी गई है यहाँ पे, उनसे कहा है कि आप कम बैक टू इंडिया बिकॉज इंडिया इज़ फ्री। तो आप वापस आ सकते हो और इंडिया फ्री हो चुका है, आपको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल टिल जनवरी 26 1950। ये भी हमने कब तक ही रखा था, रिपब्लिक डे के दिन तक ही रखा था एप्लीकेबल, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो गया, सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास हो गया था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 9 की। अब यहाँ पे देखो आर्टिकल 9 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल आपके 5 6 7 8 ये बात करते हैं कि हमने किस किस को सिटीजनशिप दी। अब आर्टिकल 9 आपकी बात करता है कि हमने किसकी सिटीजनशिप हटाई। पर्सन वॉलेंट्री एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट, जब कोई ऐसा आदमी, ठीक है, वो क्या करता है अपनी सिटीजनशिप छोड़ के, चाहे अपनी इंडियन की सिटीजनशिप छोड़े या ना छोड़े, लेकिन वो क्या करता है किसी और देश की सिटीजनशिप ले लेता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि किसी ने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली, किसी ने ऑस्ट्रेलिया की ले ली, किसी ने सपोज करो किसी और देश की ले ली। तो जैसे ही कोई भी इंसान किसी देश की सिटीजनशिप लेता है तो उससे क्या होता है, उसकी खुद इंडिया की सिटीजनशिप अपने आप ही टर्मिनेट हो जाती है, वो सिटीजनशिप क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे डायग्राम से देखो, डायग्राम में एक इंडियन है, वो एक अमेरिकन के साथ बैठा है, तो उसने कहा अब तो अमेरिका का थप्पा लग गया, मीन्स वहाँ पे ग्रीन कार्ड होता है। वहाँ पे कहते हैं कि जैसे अगर कोई इंडियन किसी अमेरिकन से शादी कर लेगा तो अब उसको क्या मिलेगा, सिटीजनशिप मिल जाती है। उनके सिटीजनशिप देने के प्रावधान बहुत सिंपल कह सकते हो। तो जैसे किसी लड़की से शादी करी उसने वहाँ, तो उसको सिटीजनशिप कहाँ की मिल गई, वहाँ की मिल गई, अमेरिका की मिल गई। लेकिन जैसे उसको सिटीजनशिप अमेरिका की मिली तो नॉट इंडियन सिटीजन, अब वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहा, ठीक है। पर्सन, तो इसमें लिखा है कि पॉइंट पर्सन वॉलेंट्री एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट। अगर कोई इंसान किसी दूसरे देश की क्या लेता है, सिटीजनशिप लेता है, तो उसके बाद क्या होगा, तो होगा क्या कि उसकी सिटीजनशिप यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल टिल जनवरी 26 1950 ओनली, ठीक है। तो ये जनवरी 1950 तक था, लेकिन उसके बाद क्या होता, जब हम हमने क्या किया, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया, तो अभी भी ये चीज़ें लागू हैं।
तो आगे आते हैं, आर्टिकल 11 की बात करते हैं। आर्टिकल 11 क्या बात करता है, पार्लियामेंट, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल 9 हमने पढ़ा। आर्टिकल 10 क्या कहता है, यहाँ पे 11 लिखा नहीं है। आर्टिकल 10 ये कहता है, कोई भी अगर इंडियन, कोई भी इंसान अगर क्या कहते हैं, क्या चाहेगा कि मैं इंडिया की सिटीजनशिप लूँ, तो उसके लिए जो लॉ बनाएगा, वो लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी है। तो वो लॉ कौन बनाएगी, वो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। इसलिए क्या होगा, आर्टिकल 10 कहता है कि कंटिन्यू सिटीजनशिप थ्रू, जो इंडिया की कंटिन्यू सिटीजनशिप थ्रू रहेगी, वो किसके थ्रू रहेगी, पार्लियामेंट के थ्रू। सपोज करो कल के दिन पार्लियामेंट ने कोई ऐसा बिल पास कर दिया जिससे आप भी इंडियन सिटीजनशिप नहीं रहोगे, तो आपको भी वो बाहर कर सकता है और किसी को भी अंडर कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। जैसे अभी एक नया बिल पास होने वाला था, सिटीजनशिप बिल, इससे रिलेटेड भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। तो उस चीज़ से भी रिलेटेड, जैसे पार्लियामेंट के हाथ में डिसीजन रहता है कि किसको मैं सिटीजनशिप देना चाहूँ या ना देना चाहूँ। ठीक है, आर्टिकल 11 की अगर हम बात करते हैं, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। पार्लियामेंट क्या किया है, अब यही चीज़ इसी को ये डिस्क्राइब कर रहा है कि पार्लियामेंट क्या करता है, रेगुलेट कर सकता है राइट ऑफ द सिटीजनशिप बाय लॉ। लॉ के द्वारा सिटीजनशिप कर सकता है। जैसे मैंने बताया, हम लॉ बनाएंगे कि इंडिया का सिटीजन कौन बनेगा। यहाँ पे बता रहे हैं कि उस वक्त जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो बोल रहे हैं कि हम लॉ बनाएंगे और बताएंगे कि इंडिया का सिटीजनशिप कौन बनेगा। तो ये चीज़ों के बारे में बात करी गई है। अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट, अकॉर्डिंग द पार्लियामेंट हैज़ पास द एक्ट सिटीजनशिप एक्ट 1955। सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने क्या किया, सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास किया। उसके द्वारा बताया गया फॉर एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ द सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद एक्विजिशन मतलब कौन इसका पार्ट, कौन सिटीजनशिप होगा, और लॉस ऑफ सिटीजनशिप और कैसे सिटीजनशिप की लॉस होगी, इसके बारे में बात करी है किसमें, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। और अमेंडमेंट की अगर बात करें तो ये काफ़ी टाइम हो चुका है। अब ये जो डाटा है, पुराना डाटा है, इसमें लिखा है कि 4 टाइम अमेंडमेंट हो चुका है, लेकिन नहीं, अमेंडमेंट वो काफ़ी बार हो चुका है अब। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट बना, वो क्या बना, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। आज की डेट में भी अगर हम कोई सिटीजनशिप लाएंगे तो हम कहते हैं अमेंडमेंट करते हैं। अमेंडमेंट हम किसको करेंगे, सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करेंगे, इसमें संशोधन करते हैं। ठीक है, तो इसमें दिखाया कि 4 बार, लेकिन हम बहुत बार संशोधन करके हमने कर चुके हैं। ठीक है, और चेंजेस जो जो हमने करने होते हैं उसमें हम सिटीजनशिप में करते रहते हैं। अब ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या कहता है कि कौन इंडिया का सिटीजनशिप है, उसके बारे में इसने बात करी है। इसने कहा है बाय बर्थ, बाय डिसेंट, रजिस्ट्रेशन द्वारा, या नेचुरलाइजेशन द्वारा, या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। किसी की ज़मीन अगर हम ले लें, जैसे किसी देश को अगर हम अपना जीत लें, तो उसके लोग भी हमारे सिटीजनशिप होंगे। तो उनके बारे में नीचे बात करी गई है। सिटीजनशिप बाय बर्थ, कौन बर्थ के द्वारा इंडिया का सिटीजनशिप होगा, ये क्या किया था अमेंडमेंट इन 1986 में। ठीक है, तो इसमें कहा गया था पर्सन ऑफ सिटीजन बाय बर्थ इफ वॉज बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950। इसमें ज़्यादा समझने की बात नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको डाटा पढ़ाऊंगा ना, तो आप बिल्कुल ही आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि ये डाटा कभी पूछा नहीं जाता है। क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है, कंटिन्यू वे में चेंज होती है, जैसे जैसे अमेंडमेंट होते रहते हैं, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, इनकी डेटें। तो आप इन डेटों को मत समझो, आप सिर्फ इतना समझो कि बाय बर्थ कोई भी इंसान जो इंडिया में पैदा हो रखा है, तो वो क्या होगा, सिटीजनशिप हो जाती है। जैसे आप लोग को सिटीजनशिप कैसे मिली, आपको सिटीजनशिप मिली बाय बर्थ से। आप इंडिया के अंदर पैदा हुए, आपके माता पिता भी इंडियन हैं, तो आपको सिटीजनशिप ऐसे मिल गई है। आपका जो लास्ट देखते हैं, आफ्टर 3 दिसंबर 2004 बोथ पेरेंट्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आपके दोनों पेरेंट्स क्या होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, तब आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। और वन इज सिटीजन एंड अनदर इज नॉट इलीगल माइग्रेंट। और यदि कोई भी माता या पिता आपकी एक सिटीजनशिप होती, उसके पास सिटीजनशिप है इंडिया की, और जो दूसरा पार्टनर है, उनके बारे में कहा गया कि वो नॉट इलीगल माइग्रेंट ही नहीं होने चाहिए। माइग्रेंट होकर चलेगा, ठीक है, जैसे अगर किसी देश से अगर आए हैं तो चलेगा, लेकिन इलीगल माइग्रेंट मतलब चुपचाप आ गए हैं, बिना पासपोर्ट बनाए या बिना किसी चीज़ के द्वारा चुपचाप घुसपैठ करके आ गए हैं, जैसे बांग्लादेश में होता है, बांग्लादेश से इंडिया में लोग घुस जाते हैं, तो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड माइग्रेंट होने चाहिए कि वो आए हैं। तो आपको क्या मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी बाय बर्थ। या तो आपके दोनों माता पिता क्या होंगे, सिटीजन होंगे, या तो कोई एक भी सिटीजन होगा और दूसरा आदमी क्या होगा, लीगल माइग्रेंट होगा। इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नोट देखो यहाँ पे, सिटीजन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड एनिमी
एलियंस कैन नॉट बिकेम अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। अब जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर क्या है, डिप्लोमेट्स होते हैं। डिप्लोमेट्स कहते हैं राजदूत होते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया के राजदूत बाहर देश में जाते हैं, वैसे ही बाहर के राजदूत भी इंडिया के अंदर आते हैं। अब सपोज करो कोई राजदूत का बच्चा अगर यहाँ हो गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फॉरेन डिप्लोमेट का अगर किसी का बच्चा हो जाता है तो हम उसे बाय बर्थ से सिटीजनशिप नहीं कहेंगे। वो ये नहीं कह सकता कि हमारा बच्चा यहाँ पैदा हुआ है तो इसकी सिटीजनशिप है, ठीक है, ऐसा लागू नहीं होगा। और दूसरा, कोई अगर सपोज करो कोई पाकिस्तान से यहाँ घूमने आया है, ठीक है, उसका बच्चा यहाँ हो गया, तो उसे भी हम कोई सिटीजनशिप नहीं देंगे, ये याद रखना। सिटीजनशिप बाय डिसेंट, डिसेंट के द्वारा सिटीजनशिप देना, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, अगर कोई बच्चा बाहर पैदा होता है इंडिया से, ऑन और आफ्टर जनवरी 26 1950, ठीक है, या फिर इस तारीख को या फिर इस तारीख के बाद, ठीक है, एंड बिफोर 10 दिसंबर 1992, और 10 दिसंबर 1992 से पहले अगर कोई बच्चा बाहर देश में पैदा हुआ होता है, इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट, उसे डिसेंट के थ्रू इंडिया का सिटीजनशिप माना जाता है। इफ़ एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ हिज इफ़ एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ इफ़ हिज फादर वॉज एन इंडियन सिटीजन, लेकिन क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसके पापा क्या होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होनी चाहिए जब वो पैदा हुआ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझो। अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 10 दिसंबर 1992 इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट इफ एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज अ इंडियन सिटीजन। सपोज करो कोई अगर बाहर आदमी जाता है, ठीक है, एनआरआई जाते हैं, जैसे ना बाहर देश में काम करते हैं, वहाँ उन्होंने अपनी फैमिली भी रखी, अगर किसी का बच्चा वहाँ पैदा होता है और उसका पापा अगर क्या है, इंडियन सिटीजन है, या कोई पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है, तो उसे भी क्या मिलेगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी। उसे बाय बर्थ से तो नहीं मिलेगी, क्योंकि बाय बर्थ के लिए क्या होना चाहिए, आपको इंडियन टेरिटरी के अंदर पैदा होना चाहिए, लेकिन वो कहाँ पैदा हुआ है, बाहर पैदा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे डिसेंट, ठीक है। डिसेंट के थ्रू उसको क्या मिल गई है, सिटीजनशिप मिल गई है। अभी जो लास्ट चल रहा है वही चल रहा है फ्रॉम 3 दिसंबर 2004, ठीक है, 3 दिसंबर 2004 के टाइम की बात करी गई है। पर्सन बॉर्न आउटसाइड विल नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया डिसेंट अनलेस बर्थ रजिस्ट्रेशन विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ और परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और एक्सपायर ऑफ हिज डेट, ठीक है। इसमें ये बात करिए कि कोई अगर बच्चा बाहर पैदा होता है फॉरेन कंट्री में, तो उसने क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। अगर वो करा देता है तब उसको मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, डिसेंट के थ्रू सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, तो ये याद रखना। अब सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी क्या होता है, सिटीजनशिप मिलती है। कैसे मिलती है, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु आर ऑर्डिनरीली रिसाइडेंट, ठीक है, जो क्या है, तो इसके अंदर क्या है, ये पीआईओ की बात कर रहा है। जैसे कि कोई ऐसा इंडियन ओरिजिन आदमी है, ठीक है, जिसने इंडिया में पैदा हुआ होगा कभी, या फिर आप कह सकते हो उसके कोई फोर फादर इंडिया में पैदा हुए होंगे, ठीक है। अगर वो क्या करना चाहता है, वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू क्या करना चाहता है, एक्वायर करना चाहता है सिटीजनशिप, उसको क्या करना पड़ेगा, 7 साल के अंदर किसी भी बार महीने कंटिन्यू अगर वो इंडिया के अंदर रह रहा है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, तो उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। उसने बार महीने रहना पड़ेगा कंटिन्यू फॉर्म में किसी भी इंडिया में, और किसी भी मतलब लास्ट 7 साल के अंदर, ठीक है। जैसे उसने एप्लीकेशन जब अप्लाई करी है उसके 7 साल तक के बीच में किसी भी बार महीने अगर उसने क्या करा है, कंटिन्यू फॉर्म में अगर रहा है, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट बोला है पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु आर ऑर्डिनरी डिसाइडेड इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। रजिस्ट्रेशन के थ्रू किस लोगों को भी मिल सकती है, जो अनडिवाइडेड इंडिया, जब इंडिया डिवाइड नहीं होता उस रीजन में अगर वो आदमी रह रहा है, ठीक है, कब से उस रीजन में अगर वो रह रहा है, अनडिवाइड इंडिया की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान का रीजन, पूरा बांग्लादेश का रीजन भी आता है, तो इस रीजन में अगर वो रह रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, अब अगर उसने अप्लाई किया है तो उसके लिए सरकार सोचेगी और उसको मतलब क्या करना पड़ेगा, इतने टाइम तक रहना पड़ेगा, तो उसे भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। पर्सन हु आर मैरिड टू सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई ऐसा पर्सन जिसने शादी कर ली किसी सिटीजन ऑफ इंडिया से, एंड हु आर ऑर्डिनरी रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 7 ईयर, और जो क्या रहा है 7 साल के लिए इंडिया में रह रहा है, इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करने के बाद 7 साल तक अगर वो इंडिया में रह रहा है तो उसे भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। सपोज करो आप किसी अमेरिकन से शादी करते हो, ठीक है, उसको आप इंडिया में लाते हो और 7 साल तक उसको इंडिया में रखते हो, तो उसे भी क्या मिलेगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी। बस आपने करना क्या होगा, एप्लीकेशन करनी होगी, जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया और माइनर चिल्ड्रन ऑफ अ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया। सपोज करो आपके मम्मी पापा, आप 18 साल से छोटे हो और आपके मम्मी पापा अभी तो इंडियन थे, लेकिन उन्होंने अब क्या कर ली, अमेरिका या किसी और देश की कंट्री की क्या कर ली,
अगर सिटीजनशिप ले ली तो इससे क्या होगा, देखो उनकी सिटीजनशिप तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप तो माइनर हो, आपने तो कोई डिसीजन नहीं लिया कि मैं किसका सिटीजन बनूँ। तो उसके बाद क्या होगा, आपका आप भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू क्या कर सकते हो, जब आप 18 साल के हो जाओगे आप भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडिया के सिटीजनशिप बन सकते हो। ठीक है, माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बात करते हैं सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है, नेचुरलाइजेशन की से क्या होता है, जैसे इसमें आपको दिखाया होगा। ठीक है, भारत का सिटीजन बन गया अब और खुले में गाऊंगा। ठीक है, इनको आप पहचान रहोगे। अरे अब मैं भारत का सिटीजन बन गया, अब ये कैसे बने, नेचुरलाइजेशन से बने। ही रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री। सबसे पहले इनको क्या करना पड़ेगा, दूसरी कंट्री की, जिस कंट्री में ये थे उसकी सिटीजनशिप क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, एक ये कारण तो होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ी भी नहीं और हम इस देश का सिटीजन बन गए। ठीक है, इंडिया इस चीज़ को फेवर नहीं करता, इंडिया सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। तो हमारे देश का सिटीजन बनने के लिए सबसे पहले उसने अपनी देश की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। दूसरा चीज़ कि उसका अच्छा करेक्टर होना चाहिए। सिंपल बात में अगर मैं आपको बता दूँ तो पूरा कंक्लूजन ये कहना चाह रहा है कि उसका एक अच्छा करेक्टर होना चाहिए, किसकी नज़र में, गवर्नमेंट की नज़र में। ठीक है, पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है कि किसको हम सिटीजन बनाए किसको नहीं। तो पार्लियामेंट्री की फॉर्म में कह सकते हो या सरकार की नज़र में उसकी क्या होनी चाहिए, अच्छी इमेज होनी चाहिए। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सिटीजनशिप में कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि इंडिया के जो 8 शेड्यूल्ड है, ठीक है, 8 शेड्यूल में जहाँ पे हमने लैंग्वेज की बात करी है, हमारे अंदर हमने लैंग्वेज जो रखे हैं, तो उसमें से कोई लैंग्वेज उसको आनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 देखो, ही हैज़ एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ एन लैंग्वेज मेंशन इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लैंग्वेज उसको आनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये पॉइंट ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी ये लास्ट पॉइंट आप देख लो कि किसी चीज़ में अगर वो किसी साइंस, आर्ट, लिटरेचर या किसी चीज़ में क्या है उसकी अच्छी नॉलेज है, तो उसको भी क्या करती है, जनरली पार्लियामेंट क्या करती है, प्रमोट करती है और इंडियन का सिटीजनशिप बना देती है। अब सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी कहने का मतलब ये होता है, जहाँ से कि सपोज करो हमने किसी देश को जीत लिया है, किसी देश के साथ हमने क्या करा, कुछ एग्रीमेंट करे, तो उस बेसिस में भी हम क्या करते हैं, वहाँ के जो लोग होंगे वो लोगों को हम इंडियन सिटीजनशिप दे देते हैं। जैसे इसमें बताया है, इफ़ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया, कोई भी फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन जाती है, ऑल पर्सन डिसाइडिंग इन दैट टेरिटरी, जितने भी इंसान रह रहे होंगे कहाँ, उस टेरिटरी के अंदर, बिकेम सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया, वो क्या बन जाएंगे, भारत के नागरिक बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल बात करिए यहाँ पे पौंडीचेरी की बात करिए। ठीक है, तो उसमें पोर्तुगीज़ के लोग थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो हमने उनको एक्वायर किया, उनको इनकॉर्पोरेट किया, तो उसके बाद क्या किया, वहाँ के जो लोग थे उनको भी हमने क्या कर दी, सिटीजनशिप दे दी। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने ये भी बताया था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था बांग्लादेश का 2015 में। किस किस के बीच में, प्रधानमंत्री, यहाँ पे इंडिया के प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी थे, और बांग्लादेश में कौन थे, शेख हसीना। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट वाला, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमने कैसे इनक्लेव को क्या करा था, डिस्ट्रीब्यूट किया था। कि हमने क्या किया था कि हमारे जो अंदर आते हैं इनक्लेव वेस्ट बांग्लादेश के, वो हमने ले लिए थे। उनके अंदर जो इंडिया के आते हैं इनक्लेव, वो हमने उनको दे दी थी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि अब उसके अंदर के जो सिटीजनशिप थे उनको भी हमने क्या करा था, अपनी अपनी सिटीजनशिप दे दी थी। जो हमने वेस्ट बंगाल के लोग, बंगाल के लोग लिए थे, तो बांग्लादेश के लोग लिए थे, उनको हमने इंडियन सिटीजनशिप दे दी, तो उन्होंने भी ऐसा कर दिया था। ठीक है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। अब बात आती है कि ये चीज़ें तो अभी तक मैं आपको बता रहा था कि सिटीजनशिप कैसे मिलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने पॉइंट ऑफ डिस्कशन किए थे अभी, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, रजिस्ट्रेशन से कैसे मिलती है, नेचुरलाइजेशन से कैसे मिलती है, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से कैसे मिलती है। अब हम बात करेंगे, ये लास्ट छोटा टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम सिटीजनशिप कैसे लॉस होती है इसकी बात करेंगे। पहला पॉइंट है, देखो, बाय डिनंशिएशन। डिनंशिएशन क्या होता है, मैं इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना चाहता हूँ। जैसे सपोज करो किसी ने अगर इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी, तो इसका मतलब क्या होता है, उसने खुद से क्या कर दिया, डिनंशिएट कर दिया, उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया सिटीजनशिप को। तो उससे क्या होगी, उसकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। दूसरा, बाय टर्मिनेशन। ठीक है, अब बाय टर्मिनेशन कैसे हुआ कि जब उसने क्या करा, या तो देखो पहला पॉइंट जो बोल रहा है वो कह रहा है डिनंशिएट, उसने खुद से क्या किया, इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी। दूसरे में बोला है बाय टर्मिनेशन। बाय टर्मिनेशन में क्या होता है कि सपोज करो मैंने किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली, जैसे ही जिस दिन मैंने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली, उसी दिन से क्या होगा, मेरी इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, उसको कहते हैं बाय टर्मिनेशन। ठीक है, तीसरा पॉइंट होता है बाय डिप्रीवेशन। डिप्रीवेशन से कैसा होता है, एक्वायरिंग सिटीजनशिप बाय फ्रॉड। किसी इंसान ने क्या करा, इंडियन सिटीजनशिप ली, कैसे ली, फ्रॉड के द्वारा, कहीं पैसे ऐसे खिला दिए। ठीक है, और इंडिया का सिटीजनशिप बनने के लिए मतलब उसने पासपोर्ट बना दिया। तो इस चीज़ से अगर पता चल जाएगा कि किससे बना है वो,
फ्रॉड से बनाया है तो उसको भी क्या होगा, डिप्रीवेशन से क्या कर दिया जाएगा, उसको भी भगा दिया जाएगा। क्योंकि अब जो फ्रॉड से आ रहा है तो उसको हम नहीं रखेंगे ना, ये चीज़ आप समझ रहे होगे। तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया है। ठीक है, अब लॉस ऑफ सिटीजनशिप को बाकी जो डिटेल में है इन चीज़ों के बारे में आपको कल बताऊँगा। बाकी आप इन चीज़ों को बाकी जितना बताया है ये 3 पॉइंटों को कल डिस्क्राइब करेंगे। बाकी लेक्चर को आप अच्छे से देखते रहना। ओके, धन्यवाद।